हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज से पहले वीडियो के साथ में शुरू करने जा रहे हैं हमारा सीजन 1 वीडियो 1 ऑफ आवर सीरीज द मेकिंग ऑफ एन इन्वेस्टर। ये सीरीज अपने आप में एक एक्सक्लूसिव सीरीज होने वाली है जिसमें स्टॉक मार्केट की कई सारी लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करना शुरू करूंगा। अगर आप एक यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर हो, एक यंग बडिंग एस्पिरेंट हो, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये सीरीज है। आज के इस वीडियो से हम अपना पहला स्टेप रखेंगे इन्वेस्टर बनने की इस पूरी जर्नी में। सबसे पहले मैं आपको यही समझाऊंगा कि हमें जो अचीव करना है वो अचीव कैसे कर सकते हैं। जहां तक बात है हमें अचीव करना है तो वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और आज के हमारे इस वीडियो का जो टाइटल है और आज के इस वीडियो का जो हमारा पूरा मैं कह सकता हूं टॉपिक है वो भी यही है कि किस तरह हम ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करें। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, ये कोई आजकल परसों में नहीं होने वाला, समय लगेगा इसमें। और ये जर्नी आपके लिए कोई दुखदाई भी नहीं होगी, बड़ा एक्साइटिंग जर्नी होगा। इस एक्साइटिंग जर्नी में आप बहुत सारे उतार चढ़ाव सब कुछ देखेंगे, बट एट द एंड अगर आप में वो हौसला है, अगर आप में वो एक्सपर्टीज है, अगर आप में वो क्वालिटीज है तो आप सक्सेसफुली उस जगह पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाहते हो। और वो जगह है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, यानी कि एक ऐसा मौका जब हमारे लिए पैसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इतना पैसा हो जिसके साथ में आपकी सारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और फिर भी बहुत रहे आपके पास में। ये सबके लिए अलग अलग लेवल का हो सकता है, कोई कम में खुश, कोई ज़्यादा में खुश। तो जिसके कम ज़रूरतें हैं वो ऑब्वियसली जल्दी अचीव कर लेंगे, जिनकी ज़्यादा उनको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन बड़ा एक्साइटिंग और बड़ा मनोरंजक ये जर्नी होगा। तो आइए इस वीडियो के साथ में शुरू करते हैं हम लोग अपनी इस जर्नी को। सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट, एकदम टू द पॉइंट में आता हूं और यहां पे बताता हूं कि 3 स्टेप्स में अपने को ये स्टार्ट करना होगा। अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते हैं, बेशुमार वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बस 3 काम आपको करने हैं। पहला, आपको एक रेगुलर इनकम सोर्स बनाना पड़ेगा। अब ये रेगुलर इनकम सोर्स उनके लिए हो सकता है जो कि मान लीजिए जॉब्स में है। तो जॉब में अगर आप हैं तो जितनी भी आपकी सैलरी हो कोई मैटर नहीं करता, आपका बस एक रेगुलर इनकम सोर्स होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। मैं यहाँ पे ये कतई नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, कम, लेकिन एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना आपके लिए डिजायर्ड है। स्टूडेंट्स के लिए अभी के तौर पे फिलहाल एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम शायद नहीं है, तो वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत करके ले सकते हैं पैसे, कम से कम एटलीस्ट अपनी जर्नी शुरू करने के लिए। उनके लिए इनकम का सोर्स जरूर नहीं होगा, बट समहाउ थोड़े बहुत अगर उनको पैसे मिलते रहे, पॉकेट मनी भी मिलती रहे, तो मेरे ख्याल से दे कैन स्टार्ट दिस जर्नी। तो एक इनकम का सोर्स होना जरूरी है। ये है हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 है जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये है एक सेविंग्स का टारगेट होना। आमतौर पे मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है उनके सेविंग्स के कोई टारगेट नहीं होते। सेविंग्स एक रेजिडुअल आइटम होता है, यानी कि कितनी भी कमाई हो उसमें से जो खर्चे हो गए, जो बच गए वो हो गए सेविंग्स। अगर आप इस प्लान के हिसाब से सोच रहे हो कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं हो सकते, बट सिस्टमैटिक वे में नहीं हो पाएंगे। सिस्टमैटिक मैनर तो ये कहता है कि आपकी कमाई का चाहे जो भी लेवल हो, आप सेविंग्स का एक टारगेट सेट करें। इट कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 10% टू 50%। इससे ज्यादा अगर आप कर पाए तो भी पॉसिबल है। यानी कि आप जितना भी कमाते हैं अपना महीने के दिन या फिर हफ्ते के दिन या फिर क्वार्टर के दिन या साल के दिन भी, कैसे भी आप जितना भी कमाते हैं उस कमाई का कुछ हिस्सा आप मैंडेटरीली सेव कर लें, और सेव करने के बाद जो बचा उसी को खर्च करें। ऐसा मत कीजिएगा कि पहले खर्च करते हैं फिर सेव करते हैं। हमें उल्टा करना है बाकी दुनिया से। हमें पहले करना है सेव, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बचेगा उससे अपना घर चलाएंगे। आप बोलेंगे भैया ऐसा तो आप कंजूसी वाले सिम्टम्स हमको दे देंगे। तो देखो, थोड़ा बहुत तो होगा, थोड़ी सी कंजूसी होगी, थोड़ी सी शुरुआत के लेवल पे आपको लगेगा कि आप काफी सारी अपनी जरूरतों में सैक्रिफाइस कर रहे हो, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको ये समझ में आएगा कि आपने जो छोटे मोटे सैक्रिफाइसेस किए उसके वजह से आप बाकियों से कितने आगे बढ़ गए हैं। तो ये जरूर से स्टेप आपको फॉलो करना है कि एक सेविंग्स का टारगेट बनाएं। अब बात यह आती है कि भैया एक कंस्ट्रक्टिवली बता दीजिए कितनी रेंज की सेविंग्स होनी चाहिए। तो ये एंटायरली डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी महीने की इनकम 10,000 20,000 छोटे लेवल पे है, 10-20 हज़ार रुपए आप कमा रहे हो, तो मैं मानता हूं कि आपके खर्चे काफी ज्यादा हैं। ऐसे में सेव करना एंटायरली पॉसिबल नहीं है, या इतना ज्यादा सेविंग्स भी आप नहीं कर सकते। तो उसमें आप चाहें तो 10-20-30% तक के सेविंग्स के टारगेट बना सकते हैं। जितना आप कर पाए उतना बेहतर है। अगर आपको लगता है आपसे 40% 50% की सेविंग्स नहीं हो पाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप कम से शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपके इनकम में तरक्की होगी, उस तरक्की के साथ में हम अपनी सेविंग्स की रेट को धीरे धीरे बढ़ा लेंगे।
और जिनकी ऑलरेडी इनकम काफी अच्छी है, काफी अच्छे लेवल पे कमाते हैं, लाख सवा लाख रुपए भी कमाते हैं, कई लोग उससे ज्यादा भी कमाते हैं अगर महीने के दिन, तो उनके टारगेट्स उतने एग्रेसिव हो सकते हैं। मेरा पर्सनल अगर मैं बताऊं तो मेरा 50% से ज्यादा सेविंग्स का टारगेट हमेशा रहता है। क्लोजली तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी 50% से ज्यादा रहता है, 70-80% के आसपास रहता है मेरा जो सेविंग्स टारगेट रहता है। तो ये एक टारगेट रेट आपको बनानी है। इसके अलावा थर्ड स्टेप ऑब्वियसली होता है कि पैसे को सिर्फ जमा नहीं करना है। ये खास करके लड़कियों और औरतों के लिए मैं बता दूं, उनकी आदत होती है वो पैसे ना अपने छुपा के रखते हैं कहीं ना कहीं। कई लड़के भी ऐसा करते हैं। अगर आप छुपा के रखोगे तो देखो उस पर कोई ब्याज नहीं आना, कोई कमाई नहीं आनी, वो पैसे की वैल्यू अल्टीमेटली कम हो जाएगी। आपको अगर सच्चे मायने में अपने पैसे ग्रो करने हैं तो गुल्लक में ना डालें, आप अपने पैसे को कहीं पे भी रखें ना, आप उसे इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करना कहाँ है वो जानकारी मैं दूंगा आपको अगली स्लाइड में। तो इन्वेस्ट आप कहां कर सकते हैं, तो यहां पे मैंने आपके लिए कुछ 5-6 सोर्सेज बताए हैं, कुछ 5-6 ऐसे डेस्टिनेशंस बताए हैं जो आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। जहां पे ऑब्वियसली एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट आमतौर पे एक मैं कह सकता हूं यंग इन्वेस्टर इतनी सारी जगह एक्सपोज्ड होता है, उतनी सारी बातों के बारे में उसने सुना हुआ होता है। जैसे कि क्या आप अपना पैसा बैंक्स में जमा कर सकते हैं, वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, एकदम कर सकते हैं। प्राइमरीली 3 तरह के अकाउंट्स बहुत फेमस है जिसमें इंटरेस्ट भी मिलता है आपको। एक है सेविंग्स अकाउंट, एक है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और इसके अलावा है एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये सारे अकाउंट्स में अगर मैं बात करूं रिस्क की, तो चांस है कि रिस्क बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी, अगर आपने एक बढ़िया अच्छी बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। कोऑपरेटिव बैंक्स का हिस्ट्री रहा है, इंडिया में डूब जाती हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक्स की यहां पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स हियर। तो अगर आपने एक अच्छी बैंक में अपना अकाउंट खोल रखा है तो चांस है आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम इन तीनों ही अकाउंट्स में यह है कि यहां पे जो आपका इंटरेस्ट है वो काफी कम है। इंटरेस्ट सेविंग्स में देखें तो 4% से कम, और रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों ही जगह आज के दिन 7% से ज्यादा तो इंटरेस्ट कहीं नहीं। ऐसे में अगर मैं इन्फ्लेशन को 4 से 5% मानूं ऑन एन एवरेज इंडिया में, तो सेविंग्स में तो आपका रियल इनकम कुछ नहीं होगा, और अगर मैं फिक्स डिपॉजिट वगैरह को भी कंपेयर करूं तो हम रियल जीडीपी के मुकाबले भी अपने पैसे को ग्रो नहीं करा पाएंगे। ये क्या सिचुएशंस होती है मैं बाद में बताऊंगा, बट इतना समझा दूं कि इंडिया की जीडीपी लगभग अभी 5% की रेट से बढ़ रही है। मान लेते हैं कोविड वाला सर्कमस्टेंस हटा लेते हैं, बट अदरवाइज 5% पे इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है रियल टर्म्स में। अगर आप अपने एफडी में 7% भी कमा रहे हो और इन्फ्लेशन 5% है, तो आपका रियल इनकम 2% रहेगा। यानी कि आप इंडिया की जीडीपी से भी स्लो ग्रो कर पाओगे अपने पैसे को। इसलिए मेरी तरफ से बैंक्स के इन इन्वेस्टमेंट्स को उनको करना चाहिए जिनको बहुत ज्यादा तेजी से अपना पैसा ग्रो नहीं करना। अगर आप एक रिटायर्ड पर्सनल हैं, अगर आप एक रिटायर्ड आदमी हैं, आपको चाहिए कि आपका पैसा सिक्योर्ड रहे, आपको ज्यादा पैसा बनाना नहीं है अब, तो प्रोबेबली आपके लिए ये सही है। पर अगर आप यंग हैं, आपकी लाइफ बहुत बड़ी अभी आपके सामने पड़ी है, आपको बहुत पैसे बनाने हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है आप, तो बैंक्स आपके लिए नो है। टिपिकली पैसे रखिए आप अपने सेविंग्स अकाउंट में खर्चे करने के लिए, डिमांड करने के लिए, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको नहीं देखना चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैंने यहाँ करने की वो है इंश्योरेंसेस। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इंश्योरेंसेस कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं होती। इंश्योरेंसेस आर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफोर्सीन इवेंट्स, तो वो कभी भी एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये बात याद रखना। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो इंश्योरेंस में या फिर कई LIC प्रीमियम भरते हो और बोलते हैं भाई हम लोग तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्लियर कीजिए उस बात को। नेक्स्ट है, अच्छा चलो, उस पर भी कई लोग तर्क करेंगे नहीं भैया इन्वेस्टमेंट है, वो वहाँ पे कमाई आएगी, शॉर्ट है पैसे आएंगे, तो आएंगे। अगेन वहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो, या जो हमारा यील्ड होगा एक्चुअल में, वो काफ़ी कम होगा। सो मैं उसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं देखता, मैं उसको एक प्रोटेक्शन के तौर पे देखता हूँ कि आपने पैसे भरे हैं प्रीमियम के तौर पे, कल को कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से मैं नहीं देखता। नेक्स्ट आती है बातें अनसिक्योर्ड लोन्स की। आप चाहें तो किसी को लोन दे सकते हैं, किसी कंपनी को या फिर किसी इंसान को आप लोन दे सकते हैं और उससे इंटरेस्ट रेट हासिल कर सकते हैं। ये इंटरेस्ट रेट 12 से 14% की भी हो सकती है, आपके मार्केट में डिपेंड करती है, लेकिन इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कल को वो प्राइवेट लिमिटेड या फिर वो प्राइवेट कंपनी या फिर वो इंसान आपको लोन चुका नहीं पाया तो इंटरेस्ट तो भूल जाओ, आपका प्रिंसिपल भी आपके हाथ से जाएगा। मेरे हिसाब से ये काफ़ी रिस्की वेंचर है। आज नहीं तो कल कोई ना कोई जगह आपको प्रिंसिपल का नुकसान होगा और आपने जितना भी इंटरेस्ट कमाया होगा वो सारा एक ही दिन में खत्म हो सकता है, तो उस चीज के लिए बिवेयर रहें। नेक्स्ट आते हैं डिबेंचर्स। कई कंपनियां हैं इंडिया में जो कि डिबेंचर्स इशू करती हैं। ये कंपनियां बहुत बड़ी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, तो उनके डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने से आपको 8 से 10% की कमाई हो सकती है।
लेकिन इनमें प्रॉब्लम यह है कि हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया कि कुछ कंपनियों ने डिबेंचर्स पे डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि या तो पेमेंट कम आई, या तो डिलेड आई, या तो आई ही नहीं। तो इसमें भी आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना होता है कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो पहले ये समझे क्या ये कंपनी टिक पाएगी। अगर टिक पाएगी तो ही उसे अपना जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो दें। तो डिबेंचर्स में भी इन्वेस्टमेंट करने के टाइम थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेकिन रिटर्न्स 8 से 10% तक मिल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। वेल, यहां पे मैं कह सकता हूं कि यहां रिटर्न्स की जो पोटेंशियल है वो रेंज बहुत बड़ी है। आपके रिटर्न्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ऊपर में आप माने तो 30% पर एनम का एक एग्रेसिव टारगेट भी आप सेट कर सकते हो। ये मैं जानता हूं बहुत बड़ी रेंज है, और इसमें अब कैसे आप पैसे बनाएंगे ये बहुत मुश्किल है बताना। ये एक बहुत ही रिस्की स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बट ये मैं जरूर कह सकता हूं कि यहां रिटर्न पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है। इस सीरीज के थ्रू मैं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना है वही आपको बताऊंगा। प्राइमरीली स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है वो बताऊंगा। ऑब्वियसली इस पूरे सीरीज के थ्रू मैं ये ट्राई करूंगा कि रिस्क कैसे हम अपने इस इन्वेस्टमेंट में कम करें और रिटर्न को कैसे बढ़ाएं। अगर हम ऐसा कर पाएं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि रिस्क कम कर लेने के बाद में और रिटर्न बढ़ा लेने के बाद में स्टॉक्स को बीट करना इन सारे ऑल्टरनेटिव्स के बस का नहीं है। सो स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स इज द वे फॉरवर्ड अगर आपको अपना पैसा बहुत तेजी से ग्रो करना है। इसके अलावा रियल एस्टेट और गोल्ड के भी ऑप्शंस आपने सुने होंगे। रियल एस्टेट पे हम बात अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादातर केसेस में रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटी आप तब ले सकते हो, तब इन्वेस्ट कर सकते हो जब आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। मैं मान के बैठा हूं कि ज्यादातर जो लोग इस सीरीज के साथ जुड़े हैं वो काफी यंग हैं, काफी शुरुआती दौर पे हैं। तो मैं मान के बैठा हूं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना फिलहाल आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ना ही फाइनेंशियली और ना ही एक्सपीरियंस वाइज, क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना काफी कॉम्प्लेक्स भी होता है। हालांकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक और ऑल्टरनेटिव होता है, वो होते हैं रीट्स, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंडिया में एक रीट ऑलरेडी लिस्टेड है, तो आप एक शेयर खरीद करके रियल एस्टेट में अपना एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। बट अगेन ये भी एक काफी न्यू मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग है इन इंडिया, अभी उसके ऊपर में विचार ना करें तो बेहतर रहेगा। फाइनली आता है गोल्ड। तो गोल्ड एक अच्छा क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मेरे ख्याल से अच्छी रिटर्न्स आपको यहां मिल सकते हैं, स्टॉक्स जितने नहीं लेकिन फिर भी काफी अच्छे। आप चाहें तो गोल्ड को फिजिकली भी स्टोर कर सकते हैं या फिर बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। बॉन्ड खरीदने पे थोड़ा बहुत ब्याज और साथ में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों देखने को मिल सकता है। बट अगेन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से अच्छा है, बट स्टॉक्स जितना एक्साइटिंग नहीं है, और ना ही यहां पे आप कोई बहुत मीनिंगफुल डेटा ऑब्टेन कर सकते हैं जिससे आप अपनी रिसर्च अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए गोल्ड फिलहाल हम सोच नहीं रहे हैं, मैं इसको एकदम से नहीं नकार रहा हूं, लेकिन हम फिलहाल नहीं सोच रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि हमने वो 3 स्टेप्स जो पढ़े थे वो तो हमें पालन करनी ही है। हमें एक इनकम स्ट्रीम पता करनी है, एक इनकम स्ट्रीम तब्दील करनी है, उसको सेव करना है, सेव करके इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट कहाँ करना है मैंने आपको काफी सारी सूची दी है। प्राइमरीली अभी हम बहुत यंग हैं तो हम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही सोचेंगे। तो इस तरह से अगर आप प्रोग्रेस करेंगे तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन बात यह आती है भैया कितना समय लगेगा इसमें। तो समय कितना लगेगा उसका वे फॉरवर्ड में मैंने यहां डिस्कशन किया हुआ है। देखिए ये बात आप मान के बैठे कि शुरुआत के कुछ साल आपको बहुत पेशेंटली अपना एसेट बेस बनाने में टाइम देना होगा। देखो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी हम शुरुआत बहुत छोटे बेस से कर रहे हैं, प्रोबेबली बहुत कम पैसे के साथ शुरुआत करें। अगर आपके पास शुरुआत में बहुत ज्यादा पैसा है तो आपका ये जो शुरुआती फेज है वो छोटा हो जाएगा और जो सेकेंड फेज है वो आपके लिए बड़ा होगा। बट ये मैं मान के बैठा हूं कि ज्यादातर लोग बहुत कम पैसे के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको शुरुआत के कुछ साल अपना इन्वेस्टमेंट बेस बनाने में टाइम लगेगा। उतने टाइम आपको पेशेंटली अपने पैसे को धीरे धीरे ग्रो होते देखना है। जब एक रीजनेबल आपका एसेट बेस बन जाएगा तो आप फ्यूचर के इयर्स में देखेंगे कि आपके रिटर्न्स इतने ज्यादा अच्छे आ रहे हैं कि आपको एक्टिव जो आप काम कर रहे हैं वो शायद करने की नौबत भी नहीं आए। इसका सीधा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो आज अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आप 20% से कमाते भी हो तो भी 1 लाख पे पूरे साल भर में आप 20,000 रुपए ही कमा पाए। पर वहीं पे अगर आपका एसेट बेस ग्रो होते होते 1 करोड़ रुपए का हो जाए और फिर 20% से आप कमाते हो तो आप 20 लाख रुपए तक कमाओगे। तो 20,000 और 20 लाख में ऑब्वियसली बहुत बड़ा अंतर है, और ये अंतर थोड़ा टाइम देने के बाद ही पॉसिबल है। हमारे पास आज लाख रुपए, कुछ समय देना होगा, कुछ साल देने होंगे ताकि ये लाख रुपए हम धीरे धीरे करते करते 1 करोड़ रुपए बना पाए। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, अपनी अपनी तकदीर पे बात डिपेंड करती है, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है। बट मोर और लेस आप मान के चलें कि इस फेज को भी आपको शुरुआत के
7 से 10 साल आपको देने पड़ेंगे, लेकिन ये जर्नी बहुत अच्छी होगी और आपको ऐसा नहीं है कमाई इस समय होगी नहीं, आपके पैसे तो बनते ही रहेंगे। और अगर आपने कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट किया तो ये फेज बहुत छोटा हो जाएगा। यानी कि अगर आप हर महीने पैसे इन्फ्यूज कर रहे हो तो फिर ये 7 से 10 साल से पहले भी हो सकता है। तो ये इंटायरली डिपेंड करता है कि आप एक लमसम स्ट्रीम से काम कर रहे हो या एन्युटी से। तो इसके हिसाब से आपको फर्स्ट फ्यू इयर्स में एक एसेट बेस बन जाएगा एंड मेरे ख्याल से वो आपके लिए बहुत फायदा करेगा इन दी कमिंग ईयर्स, जब आपका यही एसेट बेस आपको कमा करके देगा। तो ये है पूरी सिंपल सी मेथोडोलॉजी कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। मैं फिर रिपीट कर दूं, इनकम कमाएं, सेविंग्स का एक टारगेट बनाएं, सेव करें, इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करना है स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स में और कुछ साल वेट करना है ताकि हमारा एसेट बेस बने और बाद में वो ही एसेट बेस हमें कमा करके दे। तो ये है हमारा शुरुआती स्टेप जिसके थ्रू हमने इन्वेस्टिंग का एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप सीखा कि ओके ये काम करना कैसे है। आगे के वीडियोस में हम क्या सीखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको फर्क बताऊंगा बिटवीन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। अब जब हम स्टॉक मार्केट में कदम रखने वाले हैं, जब हम सीखने वाले हैं कि हाँ भाई स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए रास्ता है, हमारे लिए वे फॉरवर्ड है, तो अब वहां पे आपको सबसे पहले ये फर्क करना जरूरी है कि एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर में अंतर क्या होता है। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि ट्रेडर अच्छा होता है या फिर इन्वेस्टर अच्छा होता है, दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं, पर दोनों की क्या खास बात है, दोनों में क्या अंतर है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टटोलेंगे। सो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो भी बड़ा एक्साइटिंग लगा होगा और आपने कुछ चीजें जरूर नोट की होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब और गहराई से जानेंगे कि मार्केट में क्यों हमें एक इन्वेस्टर बनना है, फिलहाल ट्रेडर बनने की सोच नहीं रखनी है। सो विद दैट बीइंग सेड, मेरे ख्याल से अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ इस सीरीज को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों का यहाँ पे भला हो सके। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और तरक्की करते रहें। बाय बाय, जय हिंद।